नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसे हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे क्वेश्चंस का सीक्वेंस इस एडिशन के हिसाब से है। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और सीक्वेंस पर हो। तो इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को, इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में, अपने वाली किताब में ढूंढ लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बेस्ट अप्रोच, और ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। और रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप किताबों को उठाएं जो इंग्लिश में लिखी हुई हों, उन्हें पढ़ना शुरू करें। अब इधर उधर की किताबें पढ़ने से अच्छा है वो किताबें पढ़ी जाएं जो आपके लिए यूज़फुल हों। जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूं आप एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की इंग्लिश में लिखी हुई किताबें ले लें। आप उनको पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और आपको जीके में भी हेल्प मिलेगी, आपकी जीके भी क्लियर होती जाएगी। तो एक तीर दो निशाने आपके लिए हो जाएंगे। रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जरूरी हैं क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो दिए जाते हैं वो केवल आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी चेक करने के लिए नहीं दिए जाते। वो दिए जाते हैं ये जानने के लिए कि आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, जो आपकी वोकैबुलरी की समझ है, उस समझ को किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप उस सेंटेंसेस में यूज कर पाते हैं या नहीं। तो कई बार जो है ऑप्शन में इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं जो एक जैसे सिमिलर मीनिंग में होते हैं, एक जैसी स्ट्रक्चर में वो फिट होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में फिट होने वाले वर्ड्स, एक ही जैसी सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड्स ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में जिस मीनिंग को हमें कन्वे करना है, उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए उनमें से कोई एक ही वर्ड सुटेबल होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। हमें उसी वर्ड को उठाकर ब्लैंक में रखना होता है। और ये समझ आती है रीडिंग से, कॉम्प्रिहेंशन स्किल से, कि किस तरह के वर्ड्स किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग जानने के साथ साथ आप ये भी जानने की कोशिश करें कि ये वर्ड्स किस स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करते हैं, किस कंटेक्स्ट में, किस डोमेन में इनका यूज होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे क्लोज टेस्ट को। भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि इस क्लोज टेस्ट का, इस पैराग्राफ का सब्जेक्ट है, उस पर एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द भोपाल गैस ट्रेजिडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ड्स इंडस्ट्रियल डिजास्टर। बीच में यहाँ एक ब्लैंक दिया हुआ है 121 में, जो आपको फिल करना है इन चारों में से कोई एक वर्ड उठा के। अब देखिए चारों के चारों वर्ड जो है एडजेक्टिव दिए गए हैं। डिजास्टर नाउन है, इंडस्ट्रियल इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ भी कोई एडजेक्टिव ही आना है। वर्ड हो रहा है एक पजेसिव नाउन और उसकी पजेशन है ये ब्लैंक इंडस्ट्रियल डिजास्टर। यहाँ पर भी कोई ना कोई एडजेक्टिव आना है और चारों वर्ड जो है एडजेक्टिव ही आपको दिए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिख रहा है? वर्ड, यानी कि दुनिया की सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर से कंपैरिजन की जा रही है। अगर दुनिया के सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर से कंपैरिजन की जा रही है तो आपको लगाना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए वर्स्ट। ना बैड होगा, वर्स्ट तो कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट तो पॉजिटिव मीनिंग में हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट। हम गुड को तो ले ही नहीं रहे, हम तो नेगेटिव मीनिंग में बैड को ले रहे हैं ना। बैड का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वर्स्ट। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो इससे पहले द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए था। बच्चा द आर्टिकल ही लगाया जाता अगर यहाँ पर वर्ड ना लिखा होता। तो ये जो वर्ड अपोस्ट्रोफी एस लिखा है ये पजेसिव डिटर्मिनर की तरह ही स्ट्रक्चर में, फंक्शन में आता है। जैसे होता है ना माई इंडस्ट्रियल डिजास्टर, या माई तो नहीं कह सकता,
जैसे मैं लिखता द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो ये जो द वर्स्ट, ये जो द आर्टिकल आप लगा रहे हैं, डिटर्मिनर लगा रहे हैं। अब जो अपोस्ट्रोफी है हम किसी नाउन में लगाते हैं, पजेसिव फंक्शन को जनरेट करने के लिए ही लगाया जाता है। तो ये होता है पजेसिव नाउन है, लेकिन ये पजेसिव डिटर्मिनर के सिमिलर फंक्शन में ही होता है। तो ये इससे यहाँ पर जो है आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वर्ड पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, वो काम उसने कर दिया। भाई द आर्टिकल क्यों लगाते, किसी कोई स्पेसिफिकनेस को, डेफिनेटनेस को बताने के लिए। उसी स्पेसिफिकनेस को आपने बता दिया ये वर्ड पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के, पजेसिव नाउन लगा के। ये हो गया आपका 121। देखिए अगर मैं बात करूं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, ये है आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 से 3 दिसंबर 1984 में ये हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की बीच वाली जो रात है उसको जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। हुआ ये था कि ये एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में। यहाँ से एक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। अब ये गैस लीक हो गई, इस तरह से जो है एनवायरनमेंट में फैल गई, बहुत जहरीली गैस थी। और ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका इफेक्ट ये हुआ कि हजारों लोग जो है इंस्टेंटली मारे गए, उसी टाइम पर मारे गए। कुछ तो ऐसे मारे गए, इस तरह से जो है लाशों का वहाँ पर अंबार लगा हुआ था। पकड़ उस लाशों को उठा के जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर इस तरह से जो है उनको एक मैदान में डालकर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जा रही थी। बहुत जल्दबाजी में ये किया जा रहा था, और इसका इफेक्ट इतना वर्ष था, इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट था कि बहुत सारे लोग तो मारे गए उसी समय पर, कुछ लोग उसके बाद मारे गए। उनमें ऐसे इफेक्ट, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स जो है, ऐसी बीमारियां, उनमें ऐसी दिक्कतें आ गई कि कुछ समय के बाद मारे गए। और इतना इफेक्ट इसका ज़्यादा था कि कुछ बच्चे जो अपनी माताओं के गर्भ में थे, वो बच्चे भी जो पैदा हुए बाद में, तो वो जो है बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे, किसी न किसी तरीके से जो है वो विकलांग कहे जा सकते थे। इस तरह के बच्चे जो है उस समय पर पैदा हुए। इसका इफेक्ट मतलब काफ़ी समय तक रहा, पूरी की पूरी उस टाइम की जनरेशन पर। अब बात कर लेते हैं, ये एक मोटी मोटी बात मैंने बता दी, हालांकि 2-4 लाइनों में, 2-4 शब्दों में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताना लगभग असंभव है। फिर भी हमारे पैराग्राफ को जानने के लिए जितना हमें पता होना चाहिए था उतना मैंने बता दिया। अगर इतनी बात आपको नहीं भी पता थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक सेंस को इस्तेमाल करके ही इस क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते थे। दूसरा क्या है, दूसरे सेंटेंस में दूसरा ऑप्शन कौन सा भरना है, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखो यहाँ पर ये जो लगाया गया 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका 42 टन्स। यहाँ पर आना है उसका प्रेडिकेट यानी कि वर्ब, और वर्ब ऐसी आनी है जो इंट्रांजिटिव नेचर की हो, और इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ऐसी जिसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता हो। इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट, जहाँ से स्टील कंटेनर से जहाँ से वो जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकल गई। अब ये जो फ्लो है, फ्लो लगाया जाता है किसी लिक्विड के लिए। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके लिए हम ये वर्ब यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कोई लिक्विड तो है नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट एक इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है जब उसको हाई प्रेशर में किसी कंटेनर में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही वो एयर में आएगा, तो क्योंकि वो हाईली इनफ्लेमेबल है तो वो गैस में बदल जाता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो जो लीक हुआ वो गैसियस फॉर्म में लीक हुआ, तो फ्लोट तो वैसे ही नहीं आ रहा था। रिलीज एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है रिलीज, और इसका मतलब होता है टू अलाउ अ सब्सटेंस to flow out from somewhere। आपने किसी सब्सटेंस को अलाउ कर दिया फ्लो करने के लिए, आपने उसको रिलीज कर दिया। और देखिए आगे इसी पैराग्राफ में, इसी क्लोज टेस्ट में रिलीज वर्ब को यूज किया गया है, तो उसको ट्रांजिटिवली यूज किया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, उसका ऑब्जेक्ट लिखा है क्लाउड ऑफ गैस। तो रिलीज भी यहाँ नहीं आनी थी, सिंटैक्टिकली गलत हो जाएगी, यहाँ कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आनी है।
एमिट भी यहाँ नहीं आनी है। एमिट का मतलब होता है टू सेंड आउट अ बीम। एमिट का मतलब हो जाएगा टू सेंड आउट अ बीम। अब वो लाइट की बीम हो सकती है, लेजर बीम हो सकती है, कोई नॉइज या कोई सिग्नल, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक वेव आपने सेंड आउट कर दिया, आपने क्या कर दिया, इमिट कर दिया। इमिट से बना इमिशन। तो ये भी यहाँ नहीं आनी थी क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव नेचर की बात है। यहाँ पर हो जाना चाहिए था लीक। लीक का मतलब है किसी होल से, किसी क्रैक से, किसी पाइप से, किसी कंटेनर से किसी गैस का एस्केप हो जाना, निकल कर भाग जाना। ये इंट्रांजिटिव नेचर की बात है। लीक के बारे में मैं लिखवा देता हूँ। लीक दो तरह के कंटेक्स्ट में यूज की जा सकती है। टू एस्केप फ्रॉम अ होल क्रैक, कहीं पर कोई क्रैक है, दरार है, वहां से निकल गई। टू एस्केप फ्रॉम अ होल क्रैक, पाइप और अ कंटेनर। दूसरा हो सकता है कि आपने किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपने किसी को बता दी। इस मीनिंग में ट्रांजिटिव भी हो सकती है। इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव है क्योंकि एस्केप खुद एक इंट्रांजिटिव है, तो मीनिंग में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो खुद भी इंट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव वर्ब है इस मीनिंग में, टू अलाउ अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू बिकम नॉन। किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को आपने जो है किसी को बता दिया या कोई जान गया आपके द्वारा किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, आपने उसे लीक कर दिया। यहां पर सही वर्ब हो जानी चाहिए थी 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट लीक्ड फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स। 123 में देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 दिसंबर को ये हुआ था। जीके में भी आ सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी जो है ट्रेजेडी है दुनिया का। इसको वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसको कहा जाता है। आगे चल लेते हैं। ये 123 का ऑप्शन है, ठीक है। 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट लीक्ड फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स across the Union Carbide factory, at the Union Carbide factory, beside the Union Carbide factory, along the Union Carbide factory। यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है जिस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये इस लीकेज का प्लेस लिखा हुआ है, वो पॉइंट लिखा हुआ है, और उस प्लेस को, उस पॉइंट को रिफर करने के लिए हम लगाते हैं एट। एट प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है किसी ज्योग्राफिकल पोजीशन को, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर करने के लिए, स्पेस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए हमारा एट प्रीपोजिशन। अक्रॉस के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, किसी स्पेसिफिक प्लेस जिसकी बाउंड्री हो उसके एक साइड से, एक पॉइंट से दूसरे साइड तक, दूसरे पॉइंट को अगर कोई मूवमेंट हो या कुछ भी हो तो उस कंटेक्स्ट में हम अक्रॉस प्रीपोजिशन को लगाते हैं। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ समथिंग। एट द साइड ऑफ समथिंग, अगर कोई यहाँ पर सामान रखा हुआ है और आप यहाँ पर उसके साइड में बैठे हो तो आपकी पोजीशन क्या है, इस सामान के, इस ऑब्जेक्ट के बिसाइड है। अलोंग का मतलब होता है जब कोई पैरेलल मूवमेंट होती है। मान लो यहाँ पर कोई पार्क है, इस पार्क के पैरेलली आप मूव कर रहे हो तो आप इस पार्क के अलोंग मूव कर गए। अलोंग को पैरेलल मूवमेंट को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एट प्रीपोजिशन, ठीक है। 124 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज अ क्लाउड ऑफ गैस। अब यहाँ पर देखिए गैस लिखा हुआ है नाउन, यानी कि इससे पहले क्या आना है, एडजेक्टिव। चारों वर्ड जो है एडजेक्टिव लगे हुए हैं। अब चारों वर्ड के मीनिंग पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा वाला लगाना है। मर्सीलेस, देखिए मर्सी एक ऐसी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी इंसान में दिखाई जा सकती है। किसी गैस को मर्सीलेस नहीं कहा जा सकता। मर्सीलेस का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग नो मर्सी। शोइंग नो मर्सी, एक्चुअली में मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस। काइंडनेस दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन। वो काइंडनेस जो आपके अंदर हो और आप उस काइंडनेस की वजह से किसी को माफ कर दें, किसी गलती को भुला दें, माफ कर दें, उस काइंडनेस को कहते हैं मर्सी। फॉरगिव यू।
अगर वो मर्सी आपके अंदर नहीं है, वो काइंडनेस आपके अंदर नहीं है जिसकी वजह से आप दूसरों को माफ कर पाए, तो आपको कहा जाएगा मर्सीलेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है या एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को ही, किसी पर्सन को ही मॉडिफाई करते हुए अच्छा लगेगा, वहीं ये सही मीनिंग में होगा। गैस को मर्सीलेस कहना बेकार की बात है। डेथली, डेथली का मतलब हो जाता है रिजेंबलिंग डेथ। रिजेंबल का मतलब होता है लुकिंग लाइक, यानी कि कुछ भी ऐसा जो डेथ के जैसा हो, इतना डरावना हो कि उसे देखकर हमें लगे मृत्यु, उसको कहा जा सकता है डेथली। या डेथली का मतलब हो सकता है कोजिंग डेथ, कुछ ऐसा, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज जो डेथ को कोज कर सके, उस डर को हमारे अंदर जनरेट कर दे कि अब तो मरने वाले हैं। तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था डेथली गैस। इनक्यूरेबल भी नहीं आएगा, इनक्यूरेबल बना है क्योर से। क्योर वर्ड का मतलब होता है किसी बीमारी का इलाज करना, किसी डिजीज को खत्म कर देना। क्यूरेबल वो डिजीज हो गई जिसको सही किया जा सकता है। इनक्यूरेबल वो डिजीज, वो प्रॉब्लम हो गई जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये थर्ड भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इनक्यूरेबल गैस का कोई कंटेक्स्ट नहीं, कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। अबोमिनेबल बहुत अच्छा वर्ड है। अबोमिनेबल का मतलब हो जाता है वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल बना है अबोमिनेट से। अबोमिनेट एक वर्ब है, और जिसको अबोमिनेट किया जा सके वो चीज हो गई अबोमिनेबल। उस चीज को या उस बिहेवियर को या उस पर्सन को या उस थिंग को या उस एक्टिविटी को अबोमिनेबल कह सकते हैं, जो अबोमिनेट कर सके, जो अबोमिनेशन को कोज कर सके। अबोमिनेबल का मतलब हो गया वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, या फिर कोजिंग रिवल्सन। कोजिंग रिवल्सन, रिवल्सन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ डिसलाइक। रिवल्सन का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ डिसलाइक। सडन फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो अबोमिनेबल एक अच्छा वर्ड था, लेकिन यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में सुटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गैस को प्लीजेंट या अनप्लीजेंट कह रहे हैं। गैस तो गैस है, जो कंज्यूमेबल नहीं है, जो हमारे बॉडी के लिए टॉलरेबल नहीं है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी अनप्लीजेंट ही है। यहाँ पर जिस कंटेक्स्ट में क्लोज टेक्स्ट को, पैराग्राफ को लिखा गया है, वहां पर होना चाहिए था डेथली। प्लीजेंट अनप्लीजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डेथ। 125 का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। इट लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड ब्लैंक दिया हुआ है, फिर लगी है डेथ। डेथ नाउन हो गया, इसका मतलब इससे पहले कोई एडजेक्टिव ही आएगा। अवर्टेड डेथ, डिटेन्ड डेथ, मोमेंट्री डेथ, डेफर्ड डेथ। देखिए मोमेंट्री का मतलब मैंने भी शायद इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बहुत थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करे, बहुत थोड़े समय के लिए चले। एग्जिस्टिंग और लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एग्जिस्टिंग और लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो क्या ऐसी डेथ थी जो बहुत थोड़े समय के लिए थी, उसके बाद आदमी फिर जिंदा हो गया? नहीं, मीनिंगलेस। अवर्टेड बना है अवर्ट से, AVERT। अवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। किसी भी चीज को होने से, किसी भी बुरी चीज को होने से रोक देना, अवर्ट का मतलब होता है। अवर्टेड का मतलब होता है कुछ ऐसा बुरा जिसको होने से रोक दिया गया हो, जिसको होने ना दिया गया हो। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट लगा रहे हैं एडजेक्टिव, किसके लिए? डेथ के लिए। तो दूसरा एडजेक्टिव कौन सा आएगा? ऐसा जिसको रोक दिया गया हो। तो इंस्टेंट का मतलब है, इंस्टेंट डेथ का मतलब है वो डेथ जो उसी समय हो गई लीक की वजह से। और यहां पर हम लगा रहे हैं अवर्टेड डेथ, मतलब एक ऐसी डेथ जिसको रोक दिया गया हो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग के हो गए,
और दोनों एडजेक्टिव आपके कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग के हो गए, और दोनों एडजेक्टिव आपने कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग के इस नाउन के लिए इस्तेमाल कर दिए, वो भी एंड कंजंक्शन से जोड़कर। मतलब ये मीनिंगलेस है, ये नहीं होना चाहिए। डिटेन्ड वर्ड बना है डिटेन से। डिटेन का मतलब होता है टू ऑफिशियली फोर्स समवन टू स्टे इन अ प्लेस। कोई पुलिस अधिकारी आपको आकर ऑफिशियली फोर्स करे, यहीं पर रुके रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, या आपको ले आकर थाने में बंद कर ले, तो उसने आपको क्या कर दिया? डिटेन कर दिया। उसने डिटेन किया आपको, और आपको कहा जाएगा डिटेन्ड पर्सन। ठीक है। डिटेन का मतलब हो गया टू फोर्सफुली या टू ऑफिशियली फोर्स समवन टू स्टे इन अ प्लेस। और जिस समवन को डिटेन किया गया उसको कह दिया जाएगा डिटेन्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हमने एडजेक्टिव बना दिया, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर डिटेन्ड डेथ मतलब जिस डेथ को स्टे कर दिया गया, ये भी मीनिंगलेस है। यहाँ पर आना चाहिए था वर्ड डेफर, और डेफर का मीनिंग आपको बता दूंगा तो आप भी चिल्ला कर कहोगे हाँ सर यही सही वर्ड है। डिफर का मतलब होता है टू डिले समथिंग। डिफर का मतलब टू डिले समथिंग। कोई भी चीज होने वाली है उसको आपने डिफर कर दिया, लेट कर दिया, बाद में होगी। डेफर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में किसी ऐसी चीज को रिफर कर सकता है जिसको डिले कर दिया गया हो। डिफर्ड का मतलब हो गया डिलेड, DELA तो यहाँ पर जो है आपके कंटेक्स्ट में यही कहा जा रहा है कि कुछ डेथ तो ऐसी थी जो इंस्टेंट हो गई उसी टाइम पर, कुछ ऐसी भी होंगी जो कि बाद में हुई, क्योंकि उसका इतना मेजर इफेक्ट था जिन लोगों के भी शरीर में वो गया। मैंने दिखाया ना, जो बच्चे भी पैदा हुए बाद में तो वो भी बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जो है बच्चे पैदा हुए। तो कुछ लोग तो उसी टाइम पर चले गए, कुछ लोगों के अंदर जो गैस, वो जहरीली गैस चली गई थी और उसकी वजह से जो दूसरी बीमारियां होनी शुरू हो गई, उसकी वजह से भी कोई 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद जाता रहा। और जो बच्चे ही पैदा हुए जो अपनी माताओं के गर्भ में थे, वो भी इस तरह से बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। इतना ज़्यादा हार्श उसका इफेक्ट था। तो यहाँ पर जो है आपसे यही कहा जा रहा है कि कुछ डेथ जो है इंस्टेंट हो गई, कुछ जो है डिलेड हो गई। ये हो गया आपका आज का क्लोज टेस्ट। इसी तरह से जो है दिमाग लगाकर हम समझेंगे चीज़ों को। एक एक जगह आपको दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को डेवलप कर देना है। क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जरूरी है। तो आज से ही किताबों को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।